नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इलेक्शन एक्शन मोड में आ चुका है। चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी लहजे से काफी अहम रहने वाले हैं। इसीलिए बंसल न्यूज ईएनए में हर एक खबर का विश्लेषण आपके सामने रखेगा। तो चलिए आज जानते हैं क्या है चुनाव में खास और क्या है इनका एनालिसिस। तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट भी मध्य प्रदेश में जारी कर दी है। बीजेपी ने अब तक 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एमपी के 4 बड़े शहरों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बीजेपी ने दांव खेला है, लेकिन वो दांव किन पर खेला है वो भी देख लेते हैं। वो भी समझ लीजिए कि कौन कौन प्रत्याशी रहे और कौन से वो चेहरे रहे जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हालांकि भरोसा जताना इतना आसान नहीं था, काफी मशक्कत इसको लेकर की गई है। हुजूर सीट से रामेश्वर शर्मा को मौका दिया गया है, तो वहीं बैरसिया से विष्णु खत्री के नाम की घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम सीट पर अभी नाम ऐलान होना बाकी है, तो वहीं भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को मौका दिया गया है। तो भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह का नाम तय कर दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सीट में ये नाम तय किए हैं। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, दक्षिण पश्चिम सीट से अभी फिलहाल नाम का ऐलान होना बाकी है। बाकी और क्या कुछ है इधर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आप इधर से समझिए देखकर कि किस तरह से कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिन पर दाव बीजेपी ने खेला है। अब ये माना जा रहा है कि ये कितना सटीक दाव बैठेगा। हालांकि इसमें से कुछ पुराने चेहरे हैं, जैसे नरेला से विश्वास सारंग, उनकी वो एक पैतृक सीट मानी जाती है। तो वही बैरसिया से विष्णु खत्री एक बार फिर से मैदान में होंगे। हुजूर से रामेश्वर शर्मा फिर से मैदान में होंगे। तो भोपाल उत्तर से इस बार आलोक शर्मा को दावेदार बनाया गया है। तो वहीं भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को मौका बीजेपी ने दिया। तो ये भोपाल की वो सीटें थी जहां पर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में इनके नाम घोषित किए हैं। इसके अलावा हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने दाव खेला। चलिए अब बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 6 नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। अपनी दूसरी लिस्ट में 6 नामों की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं इंदौर 3 में, इंदौर 5 में और महू सीट पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। उन पर ऐलान होना अभी बाकी है। तो हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 2 से रमेश मेंदोला का नाम सामने आया है, इंदौर 4 से मालिनी गौड़ को प्रत्याशी बनाया है, तो सांवेर सीट से तुलसी सिलावट का नाम सामने आया है। राव विधानसभा से मधु वर्मा को फाइनल किया, तो वहीं देपालपुर से मनोज पटेल उम्मीदवार रखे गए हैं। तो इंदौर की 9 में से 6 सीटों पर घोषणा हो चुकी है। 6 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। तो भोपाल के बाद इंदौर की भी 9 सीटों में से 6 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 2 से अगर बात करें तो रमेश मेंदोला को मौका इस बार बीजेपी ने दिया है। और चलिए कुछ और समझते हैं, तस्वीरों के जरिए समझिए आप। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से मालिनी गौड़, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से पहले ही उनका नाम घोषित हो चुका है। उसके बाद मनोज पटेल, देपालपुर से मनोज पटेल का नाम सामने आया है। तो ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जिनमें से कुछ पुराने कार्यकर्ता रहे, पुराने साथी रहे और वर्तमान में कुछ विधायक भी हैं। उनको मौका बीजेपी ने दिया है। हालांकि अभी 3 सीटें यहाँ पर इंदौर क्षेत्र में बची हुई हैं और उन पर भी कसमकस बनी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से अब बीजेपी ने यहाँ पर दाव जो खेला है वो कितना काम आने वाला है बीजेपी के लिए। इंदौर से ये उम्मीदवार हैं। चलिए कुछ और सीटों के हाल चाल समझते हैं, जानते हैं किस तरह का राजनीतिक माहौल सेट किया गया है, किस तरह की जो बिसात है वो बिछाई गई है। चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं। ग्वालियर में 6 में से 4 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। दक्षिण भारत, ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व से ऐलान अभी नहीं हो पाया है। ग्वालियर से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, डबरा सीट से एक बार फिर से इमरती देवी को बीजेपी ने मौका दिया है। तो भितरवाड़ सीट से मोहन सिंह राठौर पर भरोसा जताया है। घाटी गांव के क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, उसी क्षेत्र से मोहन सिंह राठौर आते हैं।
तो अब बीजेपी ने ग्वालियर क्षेत्र में जिस तरह से खास तौर पर जो सिंधिया समर्थक यहाँ पर झलक इन प्रत्याशियों में देखने को मिली है, ज़्यादातर लोग ऐसे रहे जो सिंधिया समर्थित रहे, चाहे वो प्रद्युमन सिंह तोमर हों, इमरती देवी हों, मोहन सिंह राठौर हों, तो वहीं भारत सिंह कुशवाहा माना जाता है कि ये नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे से आते हैं और इन पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर ग्वालियर की सीटों पर जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, चौथी लिस्ट में इनके नाम सामने आए हैं। तो 6 में से 4 सीटों पर ग्वालियर में नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 2 सीटों पर फिलहाल अभी पेच फंसा हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि उन सीटों पर भी काफी दिग्गजों की नजर टिकी हुई है। तो अब किसको वो मौका मिलेगा और वहां से कौन प्रत्याशी होगा, ये तो अब बीजेपी की अगली लिस्ट में ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ग्वालियर में 6 में से 4 सीटों पर ऐलान हो चुका है। चलिए अब ग्वालियर की सीटें भी समझ लीजिए। ये देखिए, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, डबरा से इमरती देवी। हालांकि ये 2020 का जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव में हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हें मौका दिया है। इसके अलावा भितरबार से मोहन सिंह राठौर भी सिंधिया समर्थक ही माने जाते हैं और अब इन जो नाम सामने आप देख रहे हैं, इन पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी भी कुछ सीटें ऐसी बची हुई हैं, यानी कि अगर ग्वालियर की बात करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर फिलहाल अभी कोई भी नाम तय नहीं हो पाया है। तो उनके नाम भी हम समझेंगे कि किस तरह से वो नाम तय हो पाएंगे और कितना उन पर भरोसा पार्टी जता पाएगी। तो चलिए बात अब जबलपुर की करते हैं। तो जबलपुर में 8 सीटों में से 6 पर नाम घोषित हो चुके हैं। सिहोरा और उत्तर मध्य पर ऐलान होना अभी बाकी है। अगर बात बरगी सीट की करें तो नीरज सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पाटन सीट से अजय बिश्नोई का नाम तय किया है। पश्चिम सीट से सांसद राकेश सिंह, पनागर से सुशील तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं कैंट विधानसभा से अशोक रूहाणी पर भरोसा जताया है। तो जबलपुर पूर्व पर अंचल सोनकर का नाम बीजेपी ने रखा है। तो अब आपको बता दें कि जबलपुर की 6 सीटों पर नाम हो चुका है। तो अब सिहोरा और उत्तर मध्य होना फिलहाल बाकी है। अभी इन 2 पर कार्यों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन चेहरे कौन कौन से हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आपको बताते हैं, जबलपुर की स्थिति देख लीजिए। ये जबलपुर के उम्मीदवार हैं। बरगी से नीरज सिंह को मौका दिया है, पाटन से अजय बिश्नोई को मौका दिया गया। तो वहीं अगर बात पश्चिम सीट की करें तो सांसद को मौका दिया गया है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये इतना बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये दाव कितना काम करेगा। तो राकेश सिंह इस बार पश्चिम सीट से मैदान में है। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये चेहरे भी आप देख लीजिए। पनागर से सुशील तिवारी, कैंट से अशोक रूहाणी, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर। हालांकि अभी जबलपुर की अगर बात करें तो 2 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। अब उन पर कौन से प्रत्याशी होंगे वो तो जब बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी, या हम ये कह सकें कि अब एक फाइनल लिस्ट आएगी, उसी में इनका नाम तय हो पाएगा। चलिए तो अब आगे भी और इस खबर को पूरा सा समझ लेते हैं। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 24 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं और वहीं 9 मंत्रियों के टिकट अभी होल्ड पर हैं। इनमें से 5 राज्य मंत्री और 4 कैबिनेट मंत्रियों की सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। तो इनमें सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। तो फिलहाल अभी इन मंत्रियों के जो टिकट हैं उनको होल्ड पर डाल दिया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जिन पर भरोसा अभी तक बीजेपी नहीं दिखा पाई है, और शायद ये माना जा रहा है कि इनके टिकट होल्ड क्यों किए गए हैं। क्या इनको पसंद नहीं आए हैं, या इनकी जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारा है जाना है, या फिर इन पर ही अभी कुछ और मंथन किया जाएगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री, बृजेंद्र सिंह यादव पीएचई राज्य मंत्री, रामखिलावन पटेल, इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री, गौरी शंकर बिसेन नर्मदा घाटी विकास विभाग, ओपीएस भदौरिया नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री, सुरेश धाकड़ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री, यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री। हालांकि यशोधरा खुद एक पत्र लिखकर, हाईकमान को पत्र लिखकर चुनाव ना लड़ने की बात पहले ही कह चुकी हैं। तो ये वो नाम हैं, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, गौरी शंकर बिसेन, ये वो नाम हैं जिन पर अभी भी पेच अटका हुआ है। पेच अटका
कैसे है ये भी समझ लीजिए। दरअसल जो सर्वे रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची थी, उस रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा रहा है कि फिलहाल इन जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं या इन मंत्रियों की रिपोर्ट शायद सही तरीके से पॉजिटिव नहीं जा पाई थी, उसकी वजह से शायद इनके नाम रोक दिए गए। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनके टिकट पूरी तरह से कट गए हैं। हो सकता है कुछ और विचार चल रहा हो और इनके नाम या इनमें से बहुत सारे लोगों के नाम हमें अगली बीजेपी की लिस्ट में देखने को मिल सके। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मंत्रियों की लिस्ट जारी हुई, कल जो लिस्ट जारी हुई तमाम वो सीटें रहीं जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन कुछ 8 से 9 नाम ऐसे रहे जो वर्तमान में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। आखिर बीजेपी इन पर भरोसा क्यों नहीं जता पाई, या फिर ये मान के चलें कि थोड़ी देर से ही सही हो सकता है इनके नाम अगली लिस्ट में आ जाए? देखिए, एक चीज तो पक्का है दिनेश कि जिन 7 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, 7 के 7 तो अब सूची में नहीं आएंगे। हाँ, इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। जैसे ओपीएस भदौरिया की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ओपीएस भदौरिया भिंड से आते हैं और ओपीएस भदौरिया पर कुछ शिकवा शिकायतों का दौर था। इस बीच में काफी उनको लेकर चर्चा भी बनी और जब उनका सर्वे कराया गया तो उतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। मतलब जो खबरें हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें सुधार की बात गुंजाइश कही गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ओपीएस भदौरिया को शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात आती है महेंद्र सिंह सिसोदिया की। बड़े कद्दावर लीडर है, सिंधिया के बड़े नजदीक माने जाते हैं और बीते कुछ दिनों से वो अलग अलग विषयों में चर्चा में बने रहे। तो रिपोर्ट ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कहीं पार्टी अचंभे में, डर में है कि ऐसा ना हो कि चुनाव के दौर में यदि टिकट मिलता है तो ये पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा दे। तो इसलिए उनका होल्ड किया गया। ऊषा ठाकुर की यदि हम बात करते तो ऊषा ठाकुर महू से विधायक है। संभावना ये है कि इनको टिकट मिलेगा। एक तो महिला उम्मीदवार है, दूसरा इंदौर की 3 नंबर खाली हो गई है, जहां से ये रहने वाली भी उसी क्षेत्र की है। तो संभावना यह है कि इंदौर 3 नंबर से इनको टिकट दिया जा सकता। अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाती तो अगली सूची में दिखाई दे सकते हैं। इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री है, इनकी रिपोर्ट बहुत खराब नहीं है, लेकिन किसी जातिगत समीकरणों के कारण, वहां की राजनीतिक समीकरणों के कारण इनको होल्ड पर रखा गया। तो संभावना है कि अगली जो सूची आएगी उसमें इंदर सिंह भी दिखाई दे सकते हैं। अगला जो नाम जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, सुरेश धाकड़, जो कि पोहरी से विधायक है और बड़े नजदीक माने जाते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, बल्कि बहुत नीचे से उठकर वहां तक पहुंचे हैं जैसा कहा जाता है। तो कुछ शिकवा शिकायतें तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है जो जानकारी आ रही। हालांकि फील्ड में उन्होंने खूब काम किया है, तो उसके मद्देनजर शायद इनकी लॉटरी खुल सकती है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि आखिर जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट को एक आधार बनाकर अभी तक इन नामों को होल्ड पर रखा गया है, क्या इन पर कुछ और दोबारा से चर्चा हो पाएगी, क्या आने वाली लिस्ट में इनके नाम हो पाएंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अभी इन मंत्रियों के नाम होल्ड पर कर दिए गए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ का इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब घोषणाओं की मशीन बंद होने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल कल आचार संहिता लगी है, उसके बाद अब पीसीसी चीफ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब घोषणाओं की मशीन बंद होने वाली है। एमपी की जनता त्रस्त हो चुकी है। आ गया जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। तो चलिए, चुनावी बिसात बिछ चुकी है मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लगी हुई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक जीत का फॉर्मूला अपनाया है। बीजेपी ने 85 में से 31 ओबीसी वर्ग को टिकट दिए हैं। तो साजा और कबरदा में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है। साजा से ईश्वर साहू और कबरदा से विजय शर्मा को टिकट दिया गया। हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर से मौका बीजेपी ने दिया है, लेकिन सिर्फ 14 महिलाओं को ही बीजेपी ने टिकट दिया है।
तो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक जीत का प्लान तैयार किया है। चले हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए बीजेपी ने टिकट वितरित किए हैं, उस टिकट में एक संतुलन देखने को मिल रहा है। खासकर ओबीसी एक ऐसा मुद्दा रहा, आरक्षण को लेकर भी तमाम बातें उठती रहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन अब यहां पर जिस तरह से प्रत्याशियों के टिकट दिए गए हैं, इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को पूरी तरह से साध लिया है। देखिए, बीजेपी ने जो अब तक 85 सूची जारी करे, 85 टिकटों का सूची जारी करे, निश्चित तौर पे इसमें काफ़ी अहम बात यह है कि ना कर्नाटक ना गुजरात दोनों फार्मूला इसमें नहीं अपनाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए जीत का फार्मूला अपनाया गया। जीत का ये फार्मूला कि हर एक समाज को साधा जाए। भाजपा को अच्छे समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में जब तक सभी समाजों को नहीं साधा जाएगा, सत्ता में वापस आना काफ़ी मुश्किल है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार बातें हो रही है, देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। इस बीच जो सूची आई है बीजेपी की, जिसमें कुल 64 लोगों का नाम और पहले 21, कुल 85 सीटों पर बीजेपी ने घोषणा कर दिया है। अगर हम बात करें तो 31 सीट जो है ओबीसी वर्ग को लोगों को दिया गया है। एसटी और एससी सीटों में भी अधिकांश सीट दिए गए हैं। कहीं ना कहीं हर एक वर्ग में बैलेंस बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी को समझ में आ गया कि ओबीसी वर्ग को हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा आबादी है। लगातार जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल बीसी वर्ग से आते हैं और लगातार सीएम भूपेश बघेल ये कहते हुए हैं कि जनगणना, जातिगत जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है, तो छत्तीसगढ़ भाजपा को भी समझ में आ गया है कि सभी वर्गों को साधना पड़ेगा। साथ ही अगर हम हिंदू कार्ड की बात करें तो हिंदू कार्ड भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में खेला है। साजा और कवर्धा, आपको याद होगा कि दोनों ही जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे बीते दिनों जो है सांप्रदायिक घटना हुई थी दो समुदाय के बीच में, काफी चर्चा रहा था, कर्फ्यू जैसे हालत थे। अगर हम साजा की बात करें तो बीरनपुर जो घटना हुई थी, जिनके पुत्र का मौत हो गया था, ईश्वर साहू, उनको वहां से उतारा है। वही अगर हम कवर्धा में बात करें तो कवर्धा में विजय शर्मा को आगे किया। जब वहां पे सांप्रदायिक विवाद हुआ था तो विजय शर्मा जो है बीजेपी की तरफ से मुखर होकर सामने आए थे। तो इन दोनों सीट में जो है बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास किया है। हालांकि एक तरह महिला आरक्षण की बिल पास तो हो गया, महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बीजेपी की 85 लिस्ट जो लिस्ट जारी हुआ है 85 लोगों का, अगर हम इसमें बात करें तो महज 14 महिलाओं को मौका दिया गया है। पिछले 2018 में भी इन्हीं 14 महिलाओं को मौका दिया गया था। तो महिलाओं को बहुत ज्यादा मौका जो है इस सीट में नहीं दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जो वास्तविक स्थिति वो समझ में आ गई है। देखिए, यहाँ का जो पूरा मोर्चा है वो इनके राष्ट्र नेता संभाले हुए थे। कई स्तर पर सर्वे और उस आधार पे बीजेपी ने ये 85 नाम डिक्लेयर किए। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है अब समझ चुकी है कि हर एक वर्ग को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है ओबीसी वर्ग। सबसे ज्यादा संख्या जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 43.2% यहाँ पर माना जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया है कि हम कैसे इन सीटों पर जीते। और देखिए, प्रयोग है बीजेपी के पास खोने के लिए तो कुछ बिल्कुल। नहीं और सबसे है, बड़ी बात यह है कि कुलेश्वर, किस तरह से जातीय सजावट और वर्गों की सजावट की जाती है खासकर चुनावों में, वो बीजेपी अब भली भांति समझ भी चुकी है। क्योंकि बीजेपी ने लगातार इतने चुनाव लड़े हैं और कई राज्यों में उसने सिर्फ इसी के आधार पर एक टिकटों का वितरण किस तरह से कि उस आधार पर चुनाव जीते हैं, तो वो उसमें काफी माहिर है। और यही बात है कि साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि जिस समय की जो मांग है, ओबीसी मुद्दा जो बना, उसके बाद ओबीसी को जब इतनी प्राथमिकता दी गई है तो निश्चित तौर पर उसने अपना लाभ वहां पर जरूर सोचा होगा कि इसका फायदा पार्टी को मिलने वाला है। फिलहाल शुक्रिया कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी बिसात बीत चुकी है, अब तो चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन आप बंसल न्यूज पर रोज इसी समय हमसे मिलिए और हम हर एक राजनीतिक खबर का एनालिसिस आपको दिखाएंगे और उस खबर की गहराई कितनी है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।